मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। लगातार हम आपको मेवात की उन हस्तियों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली और पर्दे के पीछे जो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए लगातार एक सफल प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, फारूक अब्दुल्ला, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हाई कोर्ट से, और लगातार एक वकालत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और उनसे बातचीत करेंगे सभी इशूज़ पर। और पॉलिटिकली अगर बात करें तो लगातार जुड़े रहे, 2008 से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और उसी की विचारधारा से जुड़ कर के लगातार काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ज़रूरत पड़ी आपको, आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना कि आपको वकालत की दुनिया में काम करना है और इस फील्ड में आकर के आपको इस फील्ड में रह कर के जनता की सेवा करना है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है इंडिया का, वो बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं उसके डेमोक्रेसी के, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर कोई पार्लियामेंट्री कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, अगर जो सरकारें अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आखिर में कोई भी आम आदमी एक अदालतों की तरफ रुख करता है और उसको लगता है कि अगर वो सरकार की तरफ से मायूस हो जाए, प्रशासन की तरफ से मायूस हो जाए, तो उसको अदालतें न्याय देंगी और हम उस न्याय में एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने गुज़िश्ता सालों में किया है समाज और कौम की भलाई के लिए, वैसे हम आगे भी करते रहेंगे। और हमने ऐसा लोगों के इश्यूज़ को रेड्रेस करने की, लोगों के इश्यूज़ को, उनके ग्रीवेंसेस को सोल्व करने की अपने तरफ से बखूबी कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। सर, अभी आपने इस बात पे, इस मसले पर बातचीत करते हैं जिस अभी करंट में किसानों का मामला चल रहा है। इसमें अब सरकार मानने को तैयार नहीं है। उधर किसान अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं कि जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी, जब तक हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, किसान वो मतलब डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें क्या दाव पेच आगे लगेंगे, किस तरीके से इसका सोल्यूशन हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये 3 काले कानून हैं, ये किसान की मौत है। इसलिए किसान अपनी मौत को सामने देखते हुए इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। ये 3 काले कानून, उनकी मौत कैसे हैं कि सबसे पहले 3 काले कानूनों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 3 काले कानून हैं, वो पहला कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसमें सरकार ने अमेंडमेंट्स किए हैं, संशोधन किए हैं। उसमें संशोधन ये किया है कि जो पहले कालाबाजारी और जमाखोरी एक गुनाह था, एक जुर्म था, अब उसमें सरकार ने अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को छूट दे दी। वो कितना भी सामान जो एसेंशियल कमोडिटी है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जमा कर सकते हैं और उसको पहले किसानों से सस्ते दामों पर खरीद कर और बाद में किसानों को महंगे दामों पर उसको बेच सकते हैं। दूसरा जो अमेंडमेंट्स जो एक कानून लेकर है, वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि जो किसान के साथ, जो किसान की फसलें हैं, किसान की खेती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उनको ये तय करने का अधिकार होगा कि हम किसान की कितनी फसलें खरीदेंगे, कितनी नहीं खरीदेंगे, किस रेट पर खरीदेंगे, किस रेट पर नहीं खरीदेंगे। तीसरा काला कानून इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि आज आप अमूमन देखते हो जो चीज़ें मार्केट में लोगों के ज़रूरत के लिए हैं, जो जिनको आम आदमी खरीदता है, उस पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रेट प्राइस, उसमें मैक्सिमम की बात की गई है। और जो किसान है वो एमएसपी की मांग कर रहा है, वो एमएसपी के लिए ही कह रहा है कि हमको आप मिनिमम दो, हमको मैक्सिमम मत दो। उसका हम आपको गणित समझाते हैं कि एमएसपी ये कहता है कि अगर गेहूं आपको उगाने में 1500 रुपये लागत होती है, तो 1500 का आधा होता है 750, तो आप हमारा गेहूं 750 और जोड़कर 2250 में खरीदो। आज इस सरकार ने
ऐसी सरकार, जो मोदी सरकार, जो किसानों का भला ना कर उद्योगपतियों को भला करना चाहती है। आज ट्रैक्टर के रेट कितने बढ़ गए, कीटनाशकों के रेट कितने बढ़ गए, यूरिया के रेट कितने बढ़ गए, डीजल के रेट कितने बढ़ गए, किसान का जो एक लेबर चार्ज वो कितना बढ़ गया। आज किसान मारा मारा फिर रहा है, किसानी जो उसके लिए एक मौत का सौदा हो गया है। ऊपर से इन्होंने कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आए सितंबर 27 को 2020 में, जबकि इन्होंने अंबानी और अडानियों को गोदाम बनाने के लिए मई में ही परमिशन दे दिया था। सर वो तो हजारों एकड़ की जमीन में फार्म बना दे गए अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप के। लेकिन अभी किसान कह रहे हैं कि वो कानून जो बना दिए ठीक है, लेकिन जो एमएसपी पर मतलब उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए, उसको एक अमली जामा पहनाना चाहिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन सरकार आश्वस्त कर रही है, लेकिन रिटर्न में देने को तैयार नहीं है। एक चीज हमारे मेवात में एक कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। वैसे मैं बीइंग एन एडवोकेट आई वांट टू टेल यू दैट सेक्शन 91 and 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट oral evidence reduce the value of the documentary evidence। मतलब जो चीज लिखित में होती है उसकी मान्यता होती है, जो मुंह से कही जबान की बातें होती है उसका कोई मान्यता नहीं होती है। अगर सरकार की नीयत, उसकी मनसा क्लियर है, वो किसान के साथ न्याय करना चाहती है, वो उद्योगपतियों का जो किसान को गुलाम नहीं बनाना चाहती, तो उसको लिखित में आप दो कि हम एमएसपी हमेशा बरकरार रहेगा। दूसरा, उसको कानून में आप लिख दो कि एमएसपी रहेगा। अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उस पर कानूनन जुर्म होगा और उसको सजा होगी। सर भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। अभी उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को समझाने का काम करे। लेकिन उनका सीधा सीधा ये आरोप है, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि उनका ये आरोप है जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बरगलाने का काम कर रही है, वो खालिस्तानी है, उनके पीछे एक माओवादी हैं, उनके पीछे पाकिस्तानी है, किसी साजिश के तहत वो काम करे, किसी की सह पे वो इस तरीके से इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल झूठ है। जो भाजपा जो पार्टी है, जो भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लड़वाने का और उनको बांटने का काम किया। इसके आपको जहीर भाई मैं इसका अभी का उदाहरण देना चाहता हूं कि इन्होंने SYL के नाम पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी बांटने की कोशिश करी है। दूसरा, ये कोई प्रायोजित धरना नहीं है, ये किसान देश का 62 करोड़ किसान आज देश का अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और यहाँ तक कि सरकार उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहती और उसको यहाँ तक कि उसको परमिशन नहीं दे रही है कि उसको जंतर मंतर पर जाना दिया जाए, उसको रामलीला मैदान में जाने दिया, बल्कि उसके पर सर्दी में वाटर कैनन चलाती है, आंसू गैस के गोले उसके पर छोड़े जाते हैं और रोड उसका काट कर रोड उसका जो रास्ता रोक दिया जाता है और उसको खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे हैं, बल्कि उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। और दूसरी बात, विपक्ष के साथी अगर वहां पर जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो वो अपना समर्थन देने जा रहे हैं, अपने अपने झंडे लेकर नहीं जा रहे हैं। तीसरी बात यह कि विपक्ष का काम आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान जो उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ को मजबूती देने का काम जो होता है वही विपक्ष कर रहा है। किसी को बहका नहीं रहा, बरगला नहीं रहा है। सिर्फ मोदी सरकार और मोदी के मंत्री अकलमंद नहीं है, बल्कि देश का अन्नदाता बहुत अकलमंद है। वो किसी के बहकाव में आने वाला नहीं, उसको अपना नफा और नुकसान बेहतर तरीके से पता है। सर 26 से 27 दिन हो चुके हैं, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। डेडलॉक की स्थिति है, आपसे पहले भी मैंने आपको बताया। और किसान भी ये कह रहे हैं कि हमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाएं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा था। 9 महीने लगातार इस तरीके से प्रोटेस्ट चले थे। लेकिन उनका कहना है कि जब तक ये सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक हम हटने को तैयार नहीं है। तो क्या समाधान निकल सकता है? क्योंकि अब फसल खराब हो रही, किसान धरना प्रदर्शन पर लगातार बैठे हैं, वही अन्नदाता जिससे पूरा देश चलता है और उसी की फसल बर्बाद हो रही, उधर वो धरना प्रदर्शन है। मैं आपको सबसे पहले जहीर भाई ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है किताबों में और आज तक पढ़ते आए हैं कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो एक कृषि प्रधान देश है। जो देश की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, वो किसानी में बसती है। अगर देश का किसान अगर कृषि करना छोड़ देगा तो ये देश का जो लोग हैं, जो जवान हैं, हमारी जो जनता है, वो खाना कहाँ से खाएगी, वो रोटी कहाँ से खाएगी? ये रोटी और माटी दोनों को बचाने की लड़ाई किसान आज लड़ रहा है। रही बात उसकी, ये आंदोलन कितना ही लंबा चले, उससे किसान भाइयों को जो है ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी माताएं और बहनें जो खेतों में डटी हुई हैं, उन्होंने किसान भाइयों को बोल दिया है कि आप अपनी लड़ाई जीत के आना, हम लोग तब तक खेतों को हम लोग संभालेंगे। तो आज जरूरत है देश के 130 करोड़ जनता को कि वो किसान की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। अगर आज आप किसान के साथ नहीं खड़े हुए तो आप देश के साथ नहीं खड़े होगे। जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक वकील हैं
और लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनको हक और न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर कोई मजलूम, कोई गरीब किसी तरीके से जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है? क्योंकि आप लगातार इस चीज़ का दावा करते हैं कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम हाई कोर्ट बार का मैंने पहला मुसलमान हूँ, पहला मैं मेव हूँ। हमने वहाँ पे इलेक्शन जीता है अपने भाइयों के सहयोग से। हम बहुत ज़्यादा तो बड़ा बनने का दम नहीं भरते, हम बहुत छोटे से आदमी हैं। हम जितना भी हैं, हम इंशाल्लाह हम हमेशा पहले भी कोशिश करते रहे, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। हम सामाजिक लेवल पर, सोशली, पॉलिटिकली और जैसे भी हमसे सहयोग हो पाएगा, हम हमेशा 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े रहेंगे। आप हमसे किसी भी रूप में, जो हमारे लोग हैं, वो हमसे कोई भी सेवा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार और स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं हरियाणा कांग्रेस के, और लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाया कि जो सरकार कानून लाई है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ इन्होंने बताया अपने वक्तव्य में, और सारी बातें रखी। और लगातार समाज के लिए और किसानों के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है उसके बारे में भी आपको अवगत कराया, और हम भी आपको इस तरीके की लगातार कवरेज देते रहें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और भी किसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएं तो आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।